नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जिस बीमारी का डिस्कस करने जा रहे हैं, वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर की डिजीज़ काउंट होती है और लोगों को उससे बहुत डर लगता है। उस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों की रूह काँप उठती है और वो है कैंसर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर को सामान्य भाषा में कैसे समझा जाए कि कैंसर क्या होता है? राजेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। आमतौर पर सामान्य समाज में या आम समाज में कैंसर नाम एक बहुत ही भयावह शब्द है जिस पर लोग भयभीत हो जाते हैं। जहाँ तक सामान्य बोलचाल की भाषा में या यूँ कहें कि मेडिकल टर्म को बहुत सरल करके अगर मैं अपने श्रोताओं को समझाना चाहूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति ने शरीर की संरचना के आधार पे संरचना बनाते समय उसने सिर्फ कोशिकाओं के विभाजन की व्यवस्था की थी, जो कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, फिर उनसे फिर अंग बनते हैं, अंग से फिर सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से शरीर बनता है। और जब कभी किन्हीं कारणों से, कारण कोई भी हो, जब कोशिकाओं के विभाजन में अनरेगुलरिटी आ जाती है या अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है, होता क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं जब डिवाइड होती हैं तो नई कोशिकाएं आगे बनती रहती है और पुरानी कोशिकाएं डेड होती रहती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है किन्हीं कारणों से, कारण कुछ भी हो, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। किन्हीं कारणों से अगर हमारी पुरानी कोशिकाएं डेड नहीं हो रही हैं और पुरानी कोशिकाएं अनवांटेड ग्रोथ कर रही है उस पर्टिकुलर फेज पे, तो हम उसे कैंसर की तरफ ट्रीट करते हैं या कैंसर का एक सिम्टम मान लेते हैं कि ये कैंसर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि शरीर में जहां तक कैंसर के ग्रोथ करने की बात है, इन कोशिकाओं ग्रोथ करने की बात है, तो होता क्या है कि जब इन कोशिकाओं में कोई भी अनवांटेड ग्रोथ जब होने लगती है तो उस स्थान पर जितनी हमारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि वहां पे डीएनए का जो रिपेयर पार्ट है जिसको हम जीन कहते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा वहां पर अपने आप को कोशिकाओं को रिपेयर नहीं कर पाता है। और जब कोशिकाओं को रिपेयर नहीं कर पाता तो नई कोशिकाएं वहां बन नहीं पाती और पुरानी कोशिकाओं का जमाव वहां होने लगता है। होना ये चाहिए प्राकृतिक रूप से कि नई कोशिकाएं आगे बढ़ती रहें और फिलअप को कंप्लीट करती रहें और पुरानी कोशिकाएं डेड होकर के वहां से डिस्ट्रॉय होती रहें। लेकिन ये उल्टा हो जाता है कैंसर के पार्ट में। वहां पे होता है कि अनवांटेड कोशिकाएं, हमारी पुरानी कोशिकाएं एक वांछित रूप में आउटग्रोथ करती हैं, वहां पे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, नई कोशिकाएं वहां पर बढ़ ही नहीं पाती, बन ही नहीं पाती है और पुरानी कोशिकाएं ही का ही जमावड़ा होता रहता है, जो बाद में फिर एक भयावह स्थिति हो जाता है। अब अगर हम इस पर चर्चा कर लें कि हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं और कैंसर शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न तरीके से देखा गया है। विशेष करके अगर शुरुआत करें तो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है शरीर में, जो पूरे शरीर में घूमता रहता है। लेकिन सबसे भयावह स्थिति होती है जब ब्लड कैंसर की स्थिति आती है। ब्लड कैंसर में क्या होता है, शुरुआती दौर में ब्लड की कोशिकाओं की जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम होने लगती है और नई ब्लड की जो कोशिकाएं हैं वो आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, आरबीसी नहीं बन पाता है। और जो आरबीसी कोशिकाएं आमतौर से 120 दिन के आसपास वो नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी डेड हो जाती हैं, तो ये प्रक्रिया अचानक रुक जाती है। और अचानक क्यों रुकती है, काज हम इस काज पर चर्चा कर लें। काज कुछ भी हो, हाई ड्रिंकिंग हो, हाई स्मोकिंग हो या हमारा जेनेटिक काज हो। 20% तो कैंसर के केस ऐसे देखे गए हैं जहां पर मदर फादर को किसी पार्ट में कैंसर रहा हो या वो कैंसर के रोगी रहे हो, तो वो जेनेटिक पार्ट का जीन्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के प्रोसीड कर जाता है और बच्चों में भी कैंसर के रोग दिखाई पड़ते हैं। एक तो काज ये हो गया। दूसरा काज है, बहुत से लोग हाई ड्रिंक करते हैं, हाई स्मोकिंग करते हैं या उनका न्यूट्रिशन पावर इतना अच्छा नहीं है, अपने फिजिकल वर्क में इतना ज्यादा है कि अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वहां पे कोई ना कोई काज आ गया। लेकिन आमतौर से जो कैंसर का मुख्य कारण है वो, इसको हम कह सकते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या, वैज्ञानिक शब्द में हम ये कह सकते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, हमारे शरीर में होने वाला अचानक परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेंट कर जाना, वहां पे कोई अचानक ऐसा काज आ जाना जो म्यूटेंट बन जाए। हालांकि इसके तमाम काज हैं और जेनेटिक काज हैं, जीन्स के वेरिएशन हैं, या जिसको हम कह लें कि हमारे कोशिकाओं का जो माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह के डिवीजन हमारे बॉडी में होते हैं, तो मियोसिस पर अगर इसका असर आ गया, मियोसिस में क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं अपने कैरेक्टर को 1/2 करती हैं।
जैसे मदर और फादर के कैरेक्टर मिलकर के दो हो जाते हैं जाइगोट में, और जब प्रकृति बच्चा पैदा करती तो उसमें कैरेक्टर सिंगल होता है, यानी चाहे लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, लेकिन भ्रूण में मदर और फादर दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो प्रकृति बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे में ही मियोसिस डिवीजन करके उसके कैरेक्टर को हाफ कर देती है, और फिर माइटोसिस शुरू हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, कोशिकाओं का एक मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी होता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और लगभग 4 सप्ताह के बाद फिर उसी कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनते, फिर हाथ, पैर, नाक, कान, प्रकृति बनाना शुरू करती है। तो जब मियोसिस या माइटोसिस के सेल डिवीजन में कोई भी म्यूटेंट आ जाता है तो वहां पे म्यूटेशन दिखाई पड़ने लगता है और हमारी कोशिकाओं के विभाजन में वो प्रक्रिया रुक जाती है, बाधित हो जाती है। उसी को हम अनवांटेड या इरेगुलरिटी कहते हैं डिवीजन ऑफ सेल का, और इसी को हम कैंसर के रूप में जानते हैं। या सरल भाषा में कह लें कि हमारे शरीर के किसी भी भाग में होने वाली कोशिकाओं की अतिवृद्धि जो कम नहीं हो पा रही है, बढ़ती ही जा रही है, उसे हम कैंसर कहते हैं। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे आज तक लाइलाज समझा जाता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, तो क्या रियली में ये एक लाइलाज बीमारी है या किसी और पैथियों में इसका इलाज है? राजेश जी, अगर मैं स्पष्ट कहूं, हालांकि मैं किसी पैथी की आलोचना कभी नहीं करता हूं, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो कैंसर इलाज वाला भी है और लाइलाज भी है। उसके काज क्लियर कर दूं। कैंसर जब कैंसर शरीर में अचानक नहीं बनता, काज तो अचानक आते हैं, लेकिन उसके जो स्टेज हैं वो अचानक नहीं आते। हम कैंसर को समझ नहीं पाते या डॉक्टर के पास अपने आप को जिसको कह सकते हैं हम डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं। कैंसर शरीर के विभिन्न रोगों में विभिन्न प्रकार के लक्षण देना शुरू कर देता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको भोजन निगलने में दिक्कत हो रही है, आमतौर से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अचानक आपको सॉलिड फूड निगलने में आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है। फिर अब कुछ दिन बाद आपने महसूस किया कि हम सेमी सॉलिड फूड भी निगलने में हमको प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपने देखा आप जूस पीते हैं, उसमें भी आपको गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सिम्टम्स कैंसर के हैं। आपको तत्काल अपने निकटवर्ती डॉक्टर से उसी समय कॉन्टेक्ट करना चाहिए। माउथ के अंदर अगर जीभ पे आपके छाले पड़े हुए हैं, लगातार वो छाले बढ़ रहे हैं, आपके ओंठों के आसपास या जीभ के नीचे या ऊपर कोई गांठ आ गई है जो लगातार 2 महीने 3 महीने से आपको दिखाई पड़ रही है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, अगर ये लक्षण आपको पहले दिख गए तो आप तत्काल अपने डॉक्टर के संपर्क में आ जाइए। अगर खांसी में ब्लड के छींटे आ रहे हैं या खांसने में जो है ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कि लंग्स कैंसर की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। आप तत्काल, कोई जरूरी कि वो टीबी के ही लक्षण हो, वो लंग्स कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं, ताकि आपको तत्काल डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। आपके अगर आहार नाल में कोई दिक्कत है, आपको कैंसर से संबंधित कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो सबसे पहले होगा कि आपकी डायरिया बढ़ जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। 10 दिन आप कॉन्स्टिपेशन में रहेंगे, फिर 10 दिन बाद आपको डायरिया शुरू हो जाएगी। फिर कभी ऐसा होगा कि दिन में आपको कई बार लूज मोशन आएंगे और दिन में फिर कई बार आपको 2-3 दिन आपको लगातार लूज मोशन नहीं हुई है। जब इस तरह की दिक्कत आए तो भी आप समझ लें, और ब्लड भी आना हो सकता है कि मल पदार्थों में ब्लड आना शुरू हो जाए, तब भी आपको डॉक्टर की शरण में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जहां तक महिलाओं की बात है, वाइजाइनल ट्रैक्ट में अगर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है और अचानक 1-2 साल बाद हाई ब्लीडिंग उनको शुरू हो जाए, तो स्वाभाविक है कि 100% करेक्टर ये कैंसर के हैं, तो तत्काल डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। या जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है नियमित तरीके से और अचानक उनके किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2-3 साइकिल में लगातार ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उनको ये समझना चाहिए कि हमको तत्काल डॉक्टर से मिलना है। तो ये जो प्रारंभिक लक्षण है, अगर इन लक्षणों के साथ हम इमीडिएट अपने चिकित्सक के शरण में जाते हैं तो चिकित्सक आपका ये जो लाइलाज शब्द है इसको इलाज में बदल देता है। लेकिन जब ये हम अवॉइड करते हैं या यूं कह लेते हैं कि हम आसपास के अनभिज्ञ चिकित्सकों के पास जाते हैं और वो हमारी रोग को समझ नहीं पाते, हमको केवल थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं और हमको लगता है कि हम ठीक हो गए और फिर दोबारा वो पैटर्न रिपीट हो जाता है, तो फिर हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, फिर थर्ड में चले जाते हैं, फोर्थ में चले जाते हैं। आमतौर से हर चिकित्सा पद्धति में इलेक्ट्रोहोमोपैथिक बात तो मैं बाद में करूंगा, हर चिकित्सा पद्धति में कीमोथेरेपी और आपका सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक दवाएं हैं वो कैंसर पर कुछ राहत देती है, लेकिन कैंसर का 100% क्योर ये किसी पैथी ने अभी तक दिया नहीं है। केवल वो ये, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर में ऑपरेट कर देते हैं, लेकिन ऐसे कम से कम 60% केसेस देखे गए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को ऑपरेट करने के बाद रिपेयर हो गए हैं, वो फिर रीअपेयर हो गए हैं।
और फिर उनमें गांठें आई, और फिर वो जो गांठें आई, पहले तो हल्की गांठें थी, डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करके निकाल दिया गांठ कह करके, लेकिन दोबारा जब वो गांठें फिर से उभरने लगी तो फिर उनमें आउटग्रोथ होने लगा, पस आने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, और अंततः पेशेंट हताश निराश होकर के दुनिया से चला जाता है। ये जो बीच का बैरियर है, यानी हम इलाज कहते भी हैं कि हम इलाज करते हैं और फिर इलाज कर भी नहीं पाते। इसीलिए हम ये कहते हैं कैंसर अभी लाइलाज है, तो कैंसर पर किसी भी चिकित्सा पद्धति में अभी 100% सफलता के दावे कोई नहीं कर सकता। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया कुछ लक्षण, तो वो लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं समटाइम्स? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब इस तरह के लक्षण आए तो तत्काल अपने डॉक्टर से मिले। मान लिया आपकी किडनी में कैंसर है या गॉल ब्लैडर में कैंसर है, तो स्वाभाविक है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में भी होगा, आपके यूरिन में ब्लड भी आएगा, पेशाब की बार बार आपको अनुभूत होगी, पेशाब के लक्षण बढ़ जाएंगे। अब पेशाब के लक्षण बढ़ जाएंगे तो आपके शुगर के भी लक्षण हो सकते हैं, कोई और लक्षण भी हो सकते हैं। वो जब आप डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे तो फिर लक्षणों को सबसाइड करेगा और किसी एक निर्णय पहुंच करके आपकी दवा शुरू कर देगा। शुरुआती लक्षण में ही मैं ये अपेक्षा करता हूं अपने श्रोताओं से भी कि वो कम से कम अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और मुख्य चीज आपको और बता दें कि हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कैंसर के रोगी को मेंटली प्रिपेयर करने की बहुत जरूरत है। परिवार के लोगों को, अपने चिकित्सक भाइयों से भी मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि अगर आपको इस तरह के लक्षण के रोगी आपके संपर्क में आते हैं तो रोगी के साथ पूरी सहानुभूति बरतिए। उसको ये आप मत कह दिए, भयावह स्थिति मत बता दिए कि ये लाइलाज है, आपको कैंसर हो गया, अब आपको ये है वो। इस तरह की भाषा कतई नहीं, किसी चिकित्सक को नहीं बोलना चाहिए। रोगी के साथ पूरी सहानुभूति परिवार के सदस्यों की भी होनी चाहिए और डॉक्टर की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब रोगी मेंटली प्रिपेयर होगा अपने आप को, वो लगेगा कि हमको इस तरह का रोगी। मैं आपको एक बताऊं कि अभी मेरे पास एक ऐसा रोगी, एक सज्जन ने मुझे फोन किया, कहा कि सर मुझे लगता है कि मुझे ब्रेन में ट्यूमर है। तो मैंने कहा आपको लगता कैसे है? तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो बिल्कुल खाता पीता मस्त हूँ और दिन भर वर्क करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट में आए ताकि मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति मेंटली बहुत प्रिपेयर है, और ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सक, अगर वो 80% मेंटली प्रिपेयर है तो 20% दवाएं अपना काम करके उसको 100% क्योर करने का एक रास्ता बना लेती है। लेकिन जब 80% हम अच्छी दवाएं दें, 20% हम अच्छी दवाएं दें और 80% मेंटल प्रिपेयर नहीं, वो आप रोगी हताश और निराश है। आपके सामने भारत के कई ऐसे लोग दिखे होंगे जो कैंसर से क्योर हो चुके हैं और बहुत अच्छे हैं। वो वही अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं जो मेंटली प्रिपेयर थे कि ये कोई रोग नहीं है, हम लड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे और खाते पीते रहेंगे, चलता रहेगा ये सब। इसलिए रोगी को मानसिक रूप से पूरे तरीके से प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है कि आप इस रोग से घबराएं नहीं। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक शब्द यूज करा ट्यूमर, तो क्या सभी ट्यूमर कैंसरस होते हैं या नॉन कैंसरस भी होते हैं कुछ ट्यूमर्स? नहीं, मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में सभी गांठें कैंसर नहीं होती, इसी तरीके सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते। ट्यूमर के नाम से रोगी घबरा जाता है। ये तो ट्यूमर के आउटग्रोथ की चेकिंग करना पड़ेगा कि इसमें जो अनवांटेड कोशिकाओं की ग्रोथ है वो हो रही है, या कोई ऐसा एक्सेस हो गया जो ट्यूमर है जिसमें ब्लड फॉर्मेशन या पस है, उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है या उसको सबसाइड कराया जा सकता है अन्य दवाओं से। इस नाते मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सारे ट्यूमर कैंसर ही होते हैं। ट्यूमर की अलग अलग जांच, उसकी अलग प्रोसीड करने के बाद ही क्लियर किया जा सकता है कि किस रूप में है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हर रोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दिनचर्या और खान पान, तो कैंसर के रोगी का की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसका खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए राजेश जी, कैंसर के रोगी हो या किसी भी रोग का रोगी हो, हर रोग के रोगी की एक अलग दिनचर्या है और एक अलग खान पान है। जहां तक विशेष रूप से आज हम कैंसर पे चर्चा कर रहे हैं, कैंसर के रोगी को पहली चीज तो पौष्टिक भोजन जो होना चाहिए, पौष्टिक भोजन से भरा हुआ उसकी थाल होनी चाहिए। पौष्टिक भोजन का तात्पर्य यह है कि उसमें चटपटी चीजें नहीं होनी चाहिए, मिर्च मसाले का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, हरी साग सब्जियों का सेवन ज्यादा होना चाहिए, सलाद का सेवन होना चाहिए, विटामिन सी की मात्रा, टमाटर का सलाद आपको लेना ही लेना है। नींबू को आप 1 से 2 बूंद प्रयोग करें। नींबू का प्रयोग जो मेडिकल टर्म में किया जाता है, हमारे इलेक्ट्रोपैथी पे भी हम लोग बताते हैं कि नींबू जब आप अधिक मात्रा में लेंगे तो एसिड वो आपका खट्टा माना जाएगा, लेकिन नींबू को आप 2 से 4 बूंद लेंगे तो वो आपकी दवा के रूप में काम करेगा। तो नींबू विटामिन सी तभी बनेगा जब आप उसकी मात्रा कम लेंगे, अधिक मात्रा ले लेंगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। लेकिन टमाटर है, हरी मिर्च है, इन सब का सेवन सलाद के रूप में आप, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है,
मूली है, आप इन सब का हरे साग सब्जियों का प्रयोग करें और विशेष करके जो मौसमी फल आ रहे हैं उन फलों का प्रयोग करें। और जहां तक दिनचर्या की बात है, आपकी रूटीन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपके उठने का, जागने का, नहाने धोने का, शौच क्रिया का आपका एक नियमित समय होना चाहिए। फिजिकल वर्क आपका बना रहना चाहिए, मेंटल वर्क आपका बना रहना चाहिए और आपकी डेली रूटीन बिल्कुल पैड पर रहनी चाहिए, आपकी पटरी पर बिल्कुल जैसे ट्रेन दौड़ती वैसे आप दौड़ते रहें। आप रोग से कम अपने शारीरिक क्रियाकलापों की ओर ध्यान देते रहें। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे ही चर्चा करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहाँ तक कारागार है, और कारागार है तो किस तरह वो रोग को सही करती है? राजेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है और बहुत ही गंभीर सवाल है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास हमारा दुर्भाग्य है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक समाज का दुर्भाग्य है कि आज पैसे की होड़ में, इस भागती दुनिया में, जैसे कोई छोटा रोग हो चाहे बड़ा रोग हो, पहले रोगी या उसके गार्जियन बड़े बड़े नर्सिंग होमों, बड़े बड़े हॉस्पिटल पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर का रोगी आता कब है? जब फोर्थ स्टेज उसको डिक्लेयर कर देता है कोई इंस्टीट्यूट, कहता है आप फोर्थ स्टेज में इसको घर ले जाइए, 2-4 महीने आराम कराइए। तब वो कहता है चलो तब वो क्या करता है, सर्च करना शुरू करता है। कई रोगियों के फोन कॉल मेरे आए, डॉक्टर मैंने आपको सर्च किया यूट्यूब पे और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे घर में इस रोगी को ये रोग है। अब जब वो सर्च करता है यूट्यूब पर, तब सर्च करता है जब वो इंस्टीट्यूट उसको कहता है आपका रोगी फोर्थ स्टेज में, इसको घर ले जाइए। तब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव या कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ उसमें कितनी संभावनाएं व्यक्त करेगा। हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर कैंसर के प्रारंभिक लक्षण या आपको जो मैंने नॉर्मल कंडीशन बताई, अगर उनमें से कोई लक्षण आपको दिखता है तो आप तत्काल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संपर्क में जाइए। उस डॉक्टर के संपर्क में जाने पर वो आपको 90% से एवं लाभ आपको देगा। ये मैं आश्वस्त हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा कोर्स में, अगर वो वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियों से सेवन कर रहा है। लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हम फिर वही शब्द इस्तेमाल करें कि हम गारंटर तो है नहीं, हम गारंटी ले नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि अगर उस इंस्टीट्यूट ने इनको कहा कि 3 महीने इनको ले जाइए, घर में आराम कराइए, इनकी जिंदगी 3 महीने है, तो हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि हम 3 महीने की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी हमारे दवाओं के क्षमता में होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम फोर्थ स्टेज के रोगी को बिल्कुल कंफर्म ठीक कर ले जाएंगे, उसको चला देंगे या उसको दौड़ा देंगे। क्योंकि हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेज के कब्र में रोगी आ जाए तब तो हम बेहतर प्रयास करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेज के लगभग 4 रोगी ऐसे आए जिनको मैंने बहुत अच्छा परिणाम दिया, वो ठीक भी हैं। लेकिन फोर्थ स्टेज में फिर मैं वही कहूंगा कि मैं भी उतना ही लाभ दे पाया हूँ जितना सभी चिकित्सक देते हैं। इससे अधिक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमें मालूम है जो कैंसर की जो मेन प्रॉब्लम है वो है उसका पेन, तो पेन में कितनी कारागार है ये मेडिसिन? राजेश जी देखिए, पेन भी 4 कैटेगरी के हैं। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड और फोर्थ। हमने कहा ना कि रोगी अगर हमको फर्स्ट स्टेज में मिलता है तो हम उसके पेन में भी उतने रिलीफ देंगे और उसके आउटग्रोथ को भी रोकने का प्रयास करेंगे। फोर्थ स्टेज तक पहुंचते पहुंचते रोगी दर्द से बेदम हो जाता है, तो हम बेहतर प्रयास तो करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लेकिन हम उतना रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हमको देना चाहिए। लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा हम रोगी को दर्द में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार राजेश जी। बहुत दिन बाद हम लोग इस चैनल पे आए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार सभी श्रोताओं को।